प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। 18 दिसंबर को बायोलॉजी का पेपर है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 टर्म फर्स्ट की बात हम लोग कर रहे हैं और गेस्ट पेपर के साथ हम उपस्थित है। पहला चैप्टर आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे 40 क्वेश्चन लिए हैं और 40 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, कुछ स्टैंडर्ड लेवल के, मॉडरेट टाइप का पेपर है और आई होप कि आप इसमें से 36 टू 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है और आप कर भी सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन देखिएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर दिया गया है 8004109989। इस पे आप व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप। तो ये पीडीएफ पूरा आपको मिल जाएगा, ना सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट का बल्कि यहाँ से लेकर के जो भी आपके कोर्स के चैप्टर हैं सबके गेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि इसमें से आपके क्वेश्चन सभी के सभी मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि सब कुछ फ्री है। तो आप प्रैक्टिस भी करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। तो गेस्ट पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्लावरिंग प्लांट में बेसिकली कई चीज़ें आपने पढ़ा है, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, और उसके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है, पूरी तैयारी की है। मुझे उम्मीद है कि सबकी तैयारी अच्छी है। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता और आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन आंसर को करते जाएंगे। पीडीएफ में जहाँ पे स्टार लगा है वो आपका आंसर है, लेकिन आपको आंसर नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके आंसर को आपको बताना है कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो आप उसका आंसर बता सकते हैं और अगर आप लास्ट में बताइएगा कि आपके 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, वो आपका यहाँ पे स्पेस खाली हुआ है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस रहा और पेपर अगर आप चाहते हैं बेहतर हो तो इसे लगातार आप जितनी बार वॉच कर सकते हैं, देखते रहिए। चलिए बताइए, विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड इन बिटवीन एंटीमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। कह रहा है कि एंटीमोफिलस फ्लावर और पॉलिनेटिंग एजेंट के बीच में, पहले तो एंटीमोफिलस मीन्स क्या होता है ये बता दीजिए, और उसके बाद पॉलिनेटिंग एजेंट आपका एक शब्द दिया गया, इसको बता दीजिए। पॉलिनेटिंग एजेंट उनको कहा जाता है, उन ऑर्गेनिज को कहते हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन इनटू स्टिग्मा में जो यहाँ पे हेल्प करते हैं, उन ऑर्गेनिज को क्या कहते हैं, हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि विंड होता है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। अगर लिविंग की बात करते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं, और नॉन लिविंग को क्या कहते हैं, ए बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कहा जाता है। ए बायोटिक में एयर है आपका, उसके बाद कौन है, विंड है, और उसके बाद कौन है, वाटर है, ठीक। जबकि पॉलिनेटिंग में कौन से हैं आपके, जो बायोटिक में है तो आपका इंसेक्ट है, ठीक है, उसके बाद आपका बटरफ्लाई है, उसके बाद इसमें बढ़ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्लियर है। अब एंटेमोफिलियस फ्लावर और पॉलिनेटिंग एजेंट के बीच में कौन सा एसोसिएशन होता है, आपको ये आंसर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर सही भी आ रहा है। कौन सा आंसर होगा, देखिए, कॉमन सेलिज्म होगा नहीं, ठीक है, कोऑपरेशन होगा नहीं, को इवोल्यूशन तो कदापि नहीं होगा। तो आपका जो आंसर करेक्ट है वो कौन सा है, म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि आप जानते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। यानी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ होते हैं और दोनों को बेनिफिट प्राप्त होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो आपका यहाँ पे हो गया, क्लियर है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा, मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म पॉलन ट्यूब लिबरेट देयर, ठीक है, मेल गैमीट इनटू, कह रहा पॉलन ट्यूब में आपका पॉलन ग्रेन पाया जाएगा और वह पॉलन ग्रेन कहाँ पे लिबरेट किया जाता है आपको ये बताना है, मेल गैमीट के द्वारा। तो आपको इसका आंसर करना है कहाँ पे लिबरेट किया जाता है, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। जल्दी से बता दिए कहाँ पे लिबरेट होता है। तो पॉलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमीट, कहाँ पे लिबरेट करता है, तो आपका आंसर करेक्ट जा रहा है सिनर्जिड में। कहाँ पे लिबरेट करता है, सिनर्जिड में, ठीक है। आपको एक मैं यहाँ पे फ्री एडवाइस देना चाहता हूँ। फ्री एडवाइस एक, आपके पेज बुक में जितने भी डायग्राम दिए गए हैं, जैसे कि आपका वहाँ पे अगर चले जाएंगे तो आपको डायग्राम मिल जाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम जो है, जिसे आप क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन का। उसके बाद फीमेल में अगर चले जाएंगे तो आपको मेगा स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है। उस डायग्राम की जो लेबलिंग है, उन लेबलिंग को आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद एक्जाइन मेम्ब्रेन, एंटाइन मेम्ब्रेन है, पॉलन ग्रेन का याद कर लीजिए।
फिर उसके बाद क्या है आपका सिनर्जिड है, ओब्यूल है, इन सब के लेबलिंग को याद कर लीजिए। ओब्यूल में कौन सा सेंटर पोर्ड है, ठीक है, कौन सा एंटीपोल है, कौन सा जो है आपका सिनर्जिड एंड है, इन सब की लेबलिंग को याद कर लीजिए। क्योंकि डायग्राम देगा और वहाँ से एरो निकाल करके आपसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या लेबल किया जाएगा। उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे रखे नहीं गए हैं, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर दिया गया, तो उन लेबलिंग को आप याद कर लीजिए। ये मैं आपको फ्री एडवाइस है, आप कर लेंगे तो आप मान चलिए हर चैप्टर के जितने डायग्राम है, अगर लेबलिंग आपकी तैयार है तो ये मान चलिए 4-5 क्वेश्चन वहाँ से आपके हो जाएंगे। अगर हाई स्कूल में पूछा गया है तो इंटर में भी पूछा जाएगा, आप इस बात से अवगत रहें और तैयार भी रहें इसको, ठीक है, फेस करने के लिए। चलें आगे बढ़ जाएं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर कैरेक्टराइज बाई, कह रहा है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा या स्टिग्मा होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, पॉलन ग्रेन के बारे में बात करनी है। तो आप बताइए कौन सा यहाँ पे आपका आंसर सही होने वाला है। आपका आंसर स्टिकी एंड रफ पॉलन ग्रेन होते हैं। कैसे होते हैं? स्टिकी एंड रफ पॉलन ग्रेन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। PDF आपको मिल जाएंगे 8004109989 पे, आप व्हाट्सअप करके अपना PDF ले सकते हैं। आप निश्चिंत रहें, आपका नंबर सिक्योर रहेगा। आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके अपना PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन ए फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट में आर्चीस्पोरियम गिव राइज टू, कह रहा आर्चीस्पोरियम गिव राइज टू किसको जन्म देता है? आर्चीस्पोरियम आपको बताना है। एक फ्लावरिंग प्लांट है और उसमें आर्चीस्पोरियम गिव राइज टू किसको जन्म देता है? तो आप कहेंगे बोथ वॉल एंड द स्पोरोजिनस सेल। किसको? बोथ वॉल एंड द स्पोरोजिनस सेल को। मैंने छोटे छोटे PDF इसलिए लिख रखे हैं ताकि आप इसको क्या कर सकते हैं, अपना प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, इसे जूम भी किया जा सकता है। आप चाहें तो PDF फॉर्मेट में आप इसे जूम कर सकते हैं, फिर भी आप अगर इसका PDF निकलवाएंगे तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बोथ वॉल एंड द स्पोरोजिनस सेल। क्लियर है? अब जो आपको कन्फ्यूजन होगी उसे आप जाकर के अपने नोट्स में चेक करिए, अपने बुक में चेक करिए और लगातार उसे पढ़िए, जितना रिवीजन कर सकते हैं करिए। क्योंकि बायो अगर स्ट्रीम का आप स्टूडेंट हैं तो आपको टोटल स्कोर करना पड़ेगा, यानी बायो में आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। जितने भी नंबर का 35 का, तो आप 35 स्कोर टोटल करके आइए, तभी आपका बेटर ओरिजिन माना जाएगा, बेटर स्कोर माना जाएगा। क्लियर है? चलिए 100/100 नंबर आने चाहिए आपके। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन, वन विद इन द आउटर इज। ठीक, कह रहा है देखिए द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द आउटर इज, तो उसे क्या कहते हैं? सीड कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाता है। pollen grain are able to withstand extreme of the temperature and desiccation because देयर मेल एग्जाइन मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। कह रहा है कि ये किसी भी टेम्परेचर में, कितना भी एक्सट्रीम टेम्परेचर दिया जाए, इसकी वॉल डिस अपीयर नहीं होने, यानी टूटने वाली नहीं, सीधे सीधे कहें तो टूटने वाली नहीं है। ऐसे में वहाँ पे कौन सा केमिकल पाया जाता है कि एग्जाइन मेम्ब्रेन में कौन सा केमिकल किससे बनी होती है? तो आप कहेंगे स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती है। तो आपका आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। एंथेसिस इज ए फेनामिना विच रिफर्स टू। एंथेसिस एक फेनामिना है जो रिफर करती है, किसको रिफर करती है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो टर्म सब रिपीट हुए हैं आपके, जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी के हैं, एक्सप्लेनर के हैं। आपको बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, आप पूरा करिए तो सही, आपको बहुत लाभ मिलेगा, ये मान चलिए। कह रहा है एंथेसिस इज ए फेनामिना विच रिफर्स टू, किसको रिफर करता है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड्स। किसको रिफर करता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जाता है, मेरे अकॉर्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। तो आप इन्हें क्या करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख से लीजिए, इंपॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चन को आप याद करते रहिए। कह रहा है ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड के लिए क्या है? एंथेसिस ऑफ द फेनोमेना विच रिफर्स टू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। क्लियर है? चलिए आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आगे बढ़िए। द पॉलन ट्यूब यूजुअली इंटर्स द एम्ब्रियो सैक। द पॉलन ट्यूब यूजुअली इंटर्स द एम्ब्रियो सैक। जल्दी बताइए, पॉलन जर्मिनेशन से क्वेश्चन लिया गया है। थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड। किधर से? थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड। ऑप्शन के अकॉर्डिंग से बेहतरीन आंसर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 9
और मिल्की वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट, ये तो मैं इसका आंसर ही नहीं लगाने वाला था, लेकिन आप बताइए मिल्की वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट, कोकोनट के अंदर जो दुधिया पानी होता है यानी दूध के रंग का पानी होता है वह क्या होता है, आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहेंगे लिक्विड एम्ब्रियो है। क्या है? लिक्विड एम्ब्रियो है। आपका ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? आप जा करके पढ़ेंगे तो आपको बुक में मिल जाएगा मिल्की वाटर के बारे में, और वहां पे दिया गया फ्री न्यूक्लियस। आपके एनसीईआरटी में किसके बारे में चर्चा की गई है? फ्री न्यूक्लियस कहा जाता है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे चूंकि फ्री न्यूक्लियस नहीं लिखा गया तो आपका लिक्विड एम्ब्रियो हो जाएगा। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को टिक कर सकते हैं, आगे लिख भी सकते हैं और वहाँ अंडरलाइन करके पढ़ भी लीजिए एनसीईआरटी में कहाँ पे यह क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है? जितने भी डायग्राम दिए गए उसकी लेबलिंग पूरी तैयार कर लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1/4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जल्दी बताइए। चेरेप्ट्रोफिली, बताइए चेरेप्ट्रोफिली मीन्स क्या होता है? पॉलिनेशन ऑफ बर्ड। क्या होता है? बैट के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? चेरेप्ट्रोफिली कहते हैं। अगर आपका इंसेक्ट के द्वारा होता है एंटीमोफिली कहा जाता है। बेंड के द्वारा होता है तो क्या कहते हैं? एरोफिली कहते हैं। और उसका पॉलिनेशन ऑप्शन तो अभी नीचे आपको मिल जाएगा सबके बारे में। तो यहाँ पर बताइए चेरेप्ट्रोफिली मीन्स क्या होता है? पॉलिनेशन ऑफ बैट। बैट के माध्यम से जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? चेरेप्ट्रोफिली कहते हैं। और आप जानते हैं बैट क्या है? मैमेल है। तो अगर आपसे पूछ ले कि मैमेल के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं और ऑप्शन में आपको चेरेप्ट्रोफिली मिल जाए तो आप उसी पे लगाएंगे, जो कि बैट क्या है? मैमेल है। और भी मैमेल करते हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? बैट होता है। तो आपका आंसर बैट पे ही जाने वाला है। क्लियर है? हालांकि सीबीएसई इस तरह से आपको नहीं करेगा, जो आपके कोर्स में उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाई। कह रहा इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाई। जल्दी से बता दी किस में पाया जाता है? इंटर स्पेसिफिक। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक मतलब अपने ही स्पीसीज में, और एक इंटर स्पेसिफिक होता है जब दूसरे स्पीसीज के साथ बातें होती हैं। तो जब ऐसा होता है तो वहाँ पर क्या होता है? मिक्स्ड पॉलिनेशन होता है। मतलब एक ही खेत में अगर आपने अलग अलग प्रकार के लगाए हैं पौधे तो वहाँ पे मिक्स्ड पॉलिनेशन आप देखने को मिल जाएगा, चूंकि स्पीसीज क्या है? इंटर स्पेसिफिक है। क्लियर है? थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक। फिर से देखते हैं। थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा? रीजनरेटिव सिनर्जिक। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द which one of the following represent and ovule where's the embryo sac become horseshoe shaped and the funicule and micropyle are close to each other then it called। फिर से देखते हैं। कह रहा है which of the following represent the ovule where the embryo sac becomes horseshoe shaped and the funicule and micropyle are close to each other then called amphitropous ovule कहा जाता है। क्या कहते हैं? amphitropous ovule कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? आपका सही हो जाता है। which in a type of apomixis known as the adventitious embryo develop directly from the nucellus of the integument। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। in some plant anther and stigma grow and mature in same time। in some plant anther and stigma grow and mature in same time this phenomena is called। ये तो आपकी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन ले लिया गया है। आप बताइए यहाँ से कि इन सम प्लांट एंथर एंड स्टिग्मा ग्रो एंड मेच्योर इन सेम टाइम दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं आप? होलोगैमी कहते हैं। और आपके बुक में एक नया टर्म लिखा गया है तो उस टर्म को आप हमें कमेंट करके बताएं। किसी प्रोसेस के लिए वहां पे बुक में एक और टर्म लिखा गया, उस टर्म को क्या कहते हैं? कह रहा है कि आप जाएंगे अंडरलाइन करेंगे, जहां पे आपने अंडरलाइन किया होगा, पढ़ा होगा, आपके टीचर एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त या साइड बुक भी पढ़ाए होंगे तो यहाँ पे आपको फोकस कराए होंगे, चाहे जिस भी संस्थान में आप पढ़ते होंगे। ठीक है? तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो आप देखिए इन सम प्लांट एंथर एंड स्टिग्मा ग्रो एंड मेच्योर इन द सेम टाइम। अगर एक ही समय में दोनों ग्रो कर रहे हैं और मेच्योर कर रहे हैं, उसके लिए एक टर्म और है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। आप उसको कमेंट करके बताइए। बहरहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, होमोगेमी। क्लियर है? चलिए
डुअल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, डुअल फर्टिलाइजेशन में क्या इन्वॉल्व होता है आपको बताना है। डुअल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं। चारों ऑप्शन लिखे गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहरहाल हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं और डायरेक्ट आंसर पे ऑप्शन पे आने के बाद आपके आंसर को हम लोग सही आंसर मानते हैं। आप पूरा पेपर करके जाइएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। कह रहा फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड सेंट्रल सेल, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड सेंट्रल सेल इन टू स्पर्म ब्रॉड बाय द सेम पॉलन ग्रेन। कह रहा है कि एक सेम पॉलन ट्यूब के द्वारा लाए गए दो स्पर्म के द्वारा क्या होता है, सेंट्रल सेल और एक सेल का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डुअल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सबसे सटीक आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से ए वाला है आपका। आप मैच कर लीजिए और आपके टॉपिक में डुअल फर्टिलाइजेशन दिया गया है, उससे लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होते हैं, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। आपके पास 3-4 दिन बचे हैं, आधे घंटे रिवीजन करेंगे, पूरा चैप्टर हो जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पढ़े जिससे डुअल फर्टिलाइजेशन आया तो एक बार उसका रिवीजन कर लीजिए। जाकर के उस टॉपिक को एनसीईआरटी में ढूंढिए और उसे पढ़िए कि क्या दिया गया, इसमें कौन कौन से मिलते हैं, न्यूसेलेस होता है, क्या होता है, कैसे मिलते हैं, पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ट्राइसोमी होती है, फिर कैसे वो दोनों मिलते हैं, कैसे जाकर के वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, डुअल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रूट कैसे बनता है, सीड कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों पे आप क्या करिए, एक बार पढ़ लीजिए। आप जानते हैं कैसे कैसे सीड बनता है, ओव्यूल से किसका फॉर्मेशन होता है आप बताइए, उसके बाद उससे क्या कहते हैं। ठीक, चलें आगे, ज़्यादा बातें नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सराउंडेड बाई ए कैलस वॉल, कह रहा है कौन सा कैलस वॉल से बनता है, कैलस वॉल को सराउंड किया होता है। तो स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल, मेल गैमीट्स ऑफ इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, तो आपका हो जाएगा जनरेटिव सेल। तो ये तो आपका आंसर आप बेसिक लेवल का है, आप बता सकते हैं जनरेटिव सेल हो जाएगा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कह रहा आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको चूज करना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, किसके लिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए। मैंने बताया 3 तरह के इवेंट होते हैं। पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ गैमीट होता है, ठीक है। इसमें आप देखते हैं क्या 2 काम होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक, और उसके बाद मेल और फीमेल गैमीट का मिक्सिंग होता है, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको बताना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन सी घटनाएं होती हैं, उसके हिसाब से कौन सा आंसर रॉन्ग है, आपको रॉन्ग वाला बताना है। यहाँ से आप देख लीजिए ऑप्शन में बीच में रॉन्ग है। मैंने कई बार आपसे बताया है कि जब भी आप पेपर करने जाइए, जहाँ पे रॉन्ग मिल जाए आपको, नो मिल जाए, नेवर मिल जाए, ठीक है, नॉट मिल जाए, उन्हें तुरंत क्या करिए, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए। पेपर आपको मिलेगा, पेपर के बॉक्स में बंद कर दीजिए, जिससे पढ़ने में आपसे गलती नहीं होगी और आप गलत आंसर को टिक नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा द ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू द पेरिकार्प, ठीक। अगला है आपका, ये तो सही है आपका, ओवरी वॉल किसको बनाता है, पेरिकार्प को बनाता है, ठीक। द आउटर इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल डेवलप इन द टेगमेंट, ये आपका गलत है मान लीजिए, और हमको गलत वाला ही बताना था, हमारा आंसर तो ये सही हो जाएगा। बहरहाल आगे पढ़ लेते हैं। द फ्यूजन द फिजन न्यूक्लियस डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है द ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड, ये भी सही है। ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी से क्या बनता है, ओव्यूल से अगर सीड बनता है तो ओवरी से क्या बनता है, आप बताइए, कमेंट करके बताइए। ओव्यूल से सीड बनता है तो ओवरी से क्या बनता है। कमेंट सारे क्वेश्चन का करिएगा, हमने 4 क्वेश्चन अभी तक पूछे, अभी 5 क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे। सारे क्वेश्चन का कमेंट आपका आना चाहिए, इससे पता चलेगा कि आप सचमुच पढ़े हैं और तैयारी आपकी है। अगर नहीं है तो अभी से लग जाइए, अगर आपको पूरा स्कोर करना है तो, ठीक है। जो भी टॉपिक आ रही हैं उन टॉपिक को जाकर के आप फिर से देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अगर डुअल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द प्लांट इंक्लूड इन द, जिसमें इंक्लूड क्या होता है, सिनर्जी एंड द ट्रिपल फ्यूजन। सिनर्जी इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड होता है, ट्रिपल फ्यूजन इंक्लूड होता है। विच वन आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉयड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, कह रहा कौन सा ऐसा प्लांट का स्ट्रक्चर है जिसमें हैप्लॉयड नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स सेल एंड एंटीपोडल सेल। अब ये क्वेश्चन कई लोगों को गलत लग रहा होगा, लगना भी चाहिए। अब आप जाकर के खोजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका पीडीएफ लीजिए और नेट पे चेक करिए और चेक करके इसके बारे में पढ़िए कि कौन सा आंसर आपका सही होगा, ठीक है। आपको एकदम कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। जितने लोगों के मन में कंफ्यूजन, अगर मन में कंफ्यूजन है तो उस आंसर को चेक करना कोई बुराई नहीं है, कोई भी यहाँ पे परमात्मा नहीं है, गलती इंसान से ही होती है।
मुझे लगता है कि ऑप्शन आपका सही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि चेक करना चाहिए तो आप जा करके चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड पूछा गया और यहाँ पे एक दिया गया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में इसका आंसर बताया गया है, तो इस आंसर को आप फिर से चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है तो। चलें आगे बढ़ जाते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी इज, कह रहा है कि अगर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है और एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो चुका है तो उसकी क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, उस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो उसमें 8 न्यूक्लिएट हो स्ट्रक्चर होगा और 7 सेल स्ट्रक्चर होंगे। क्या होंगे? 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होगा और 7 सेल स्ट्रक्चर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, वन एडवांटेज ऑफ द क्लेस्टोगेमी इज, क्लेस्टोगेमी का एक एडवांटेज बताना है तो आप जल्दी से बता दीजिए। वन एडवांटेज ऑफ क्लेस्टोगेमी इज सीड सेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर, सीड सेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर। आगे बढ़ जाते हैं। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली मीन्स क्या होता है कि जो ऑर्निथोफिली होते हैं इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट हैं। और ऑर्निथोफिली मीन्स होता है बर्ड पॉलिनेशन, किससे? बर्ड से होने वाले पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। सीडलेस बनाना इज, सीडलेस बनाना किससे बनता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में आ जाता है। किसमें? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में। आपको बुक में दिया गया एपोमिक्सिस पार्थिनोकार्पी, आप जा करके पढ़ लीजिए, छोटे छोटे हैं, आपके समझ में आ जाएगा। एक बार इसका रिवीजन करिए, इसको पढ़ने के बाद आप अपनी बुक का एक बार रिवीजन करिए, सारे क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में टहलते रहेंगे और जब रिवीजन करेंगे तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम टाइम पे यहाँ पे अगर हम आपको 4 घंटे की क्लास दे देंगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सुनिए, उस क्वेश्चन को जाइए, फिर से एनसीईआरटी पढ़िए, तो आपको रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए, फिर आकर के इस वीडियो को देखिए चाहे पीडीएफ को देखिए, आपको क्या होगा पता चल जाएगा हाँ किसका आंसर तो ये सही होना चाहिए था, हमने गलत कर दिया, हमको ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मेच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ द सेंट्रल सेल इज, मेच्योर एम्ब्रियो सैक सेंट्रल सेल की कैसी होती है? बाई न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? बाई न्यूक्लिएटेड होती है। आपको पता होगा मेच्योर सेल की सेंट्रल सेल जो होती है, जैसे ये ओव्यूल है तो ओव्यूल में ये 3 होते हैं, ठीक है, इधर 3 होती हैं, ठीक है, एंटीपोडल एंड और सिनर्जी एंड पे, और बीच में जो होता है वो बाई न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा 3 दूनी 6 और 2 8, 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल स्ट्रक्चर होता है मेच्योर ओव्यूल, तो वही पूछा जा रहा है। तो बाई न्यूक्लिएट होता है, कैसा होता है? बाई न्यूक्लिएट होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ए डाइकाट प्लांट बियर्स फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, कह रहा है एक डाइकाट प्लांट है वह फ्लावर तो प्रोड्यूस करता है लेकिन कभी भी, नेवर आ गया तो इसको अंडरलाइन करेंगे आप, क्या करेंगे, अंडर ब्रेकेट कर देंगे या सर्किल कर देंगे, सर्किल करने के बाद आगे बढ़िए। प्रोड्यूसेस फ्रूट एंड सीड, लेकिन कभी भी फ्रूट और सीड को प्रोड्यूस नहीं करता। द मोस्ट प्रोबेबल काज ऑफ द दीज सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन को आप क्या कह सकते हैं? प्लांट इज द डायोसियस एंड बियर्स ओनली वन एस्टिमेट स्टेमिनेट फ्लावर, कह रहा प्लांट कैसा है? डायोसियस है और वह सिर्फ और सिर्फ किसको रखता है? स्टेमिनेट फ्लावर को अपने पास रखता है। आप डायोसियस मोनोसियस भी दिया गया। डायोसियस में क्या होता है कि आपका पौधा कैसा होता है? एक लिंगी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिर्फ मेल प्लांट होगा या तो सिर्फ फीमेल प्लांट होगा, जबकि मोनो और उसके बाद मोनोसियस क्या होते हैं? इसमें दोनों होते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, स्टिमुलेट फ्लावर, ठीक है। तो डायोसियस होगा और स्टिमुलेट फ्लावर होगा, यानी मेल फ्लावर होगा और मेल प्लांट होगा, तो उसमें फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज एन एंथर आर द रिस्पेक्टिवली, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली, एंथर कैसा हो सकता है तो आपको बताना होगा, तो आप बताएंगे एपिडर्मिस एंड टेपिटम, एपिडर्मिस होता है और टेपिटम होता है, ठीक। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इसको बताना है चूज करके कि इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका पहला ऑप्शन है इट इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, तो ये तो सही है, चलिए ये तो सही हो गया। उसके बाद कह रहा है इट इज फ्री न्यूक्लिएट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये भी सही है, तो आपका ए और बी सही है। उसके बाद क्या है? इट सिचुएशन इन सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। इंटेगुमेंट होगा, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस, ए इंटेगुमेंट है, ठीक है, इंटेगुमेंट है, तो ये थोड़ा सा मिस स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो इंटेगुमेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड क्या है? ट्रू है, बाकी सभी क्या है? गलत है। इन द एम्ब्रियो ऑफ ए टिपिकल डाइकाट एंड ग्रासेस ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर आर,
कह रहा है कि टिपिकल डाइकाट में और ग्रास जो कि मोनोकाट है, दोनों में होमोलॉगस स्ट्रक्चर कौन सा होगा आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा कौन सा, कार्टिलिडन और स्क्वेटुलम। कौन सा, कार्टिलिडन और स्क्वेटुलम। तो आप दोनों जा करके देख लीजिएगा कार्टिलिडन में क्या होता है और स्क्वेटुलम में क्या होता है। मोनोकाट और डाइकाट प्लांट का आप जब सीड देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपके डायग्राम दिए गए हैं आपके बुक में ही। द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। कह रहा हुआ फिनोमेना क्या कहलाती है, जबकि ओवरी डेवलप करके फ्रूट बना लेती है और भी फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, तो क्या कहलाती है, पार्थिनोकार्पी। इन ए फ्लावर, एक फ्लावर में, इफ ए मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगा स्पोर विदाउट द अंडरगोइंग मियासिस एंड इफ वन ऑफ द मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो सेक इट्स न्यूक्लियाई वुड बी। इसकी न्यूक्लियाइड कैसी होती, डिप्लॉयड होती। कैसी होती, मेगा स्पोर मदर सेल्स का, और यहाँ पे इसकी न्यूक्लियाई कैसी होती, डिप्लॉयड होती। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ते जाते हैं। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइजेज फ्रॉम। कह रहा है एपोमिक्टिक सिट्रस एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइजेज फ्रॉम क्या कहलाता है, मैटरनल स्पोरोफाइट टिश्यू। क्या कहलाता है, मैटरनल स्पोरोफाइट टिश्यू कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। कह रहा कौन सा ऐसा पॉलिनेशन है जो कि ऑटोगैमस होता है, तो इसे क्या कहते हैं, क्लेस्टोगैमी कहते हैं। आपके बुक में देखेंगे तो तीन, एक ही पैरा में सब कुछ क्लेस्टोगैमी और जेंटोगैमी सबके बारे में दिया गया है। जेंटेनोगैमी इन्वॉल्व्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम एंड अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा एंड अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं जेंटोगैमी कहते हैं, जेनेटोनोगैमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है आपका इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करके क्या बनाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप 37 लिख करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कौन सा, सॉरी, आप 37 लिख करके इसका आंसर देंगे कि आपका कौन सा आंसर सही है। और अगर आपको नहीं मिलता आंसर तो आप अपने से आंसर को ढूंढेंगे और ढूंढ करके यहाँ पे अपना टिक लगाएंगे। ये आपके लिए HW है। क्या है, HW है। आपको इसका आंसर खुद से ढूंढना आसान है, मुझे उम्मीद है सबको आ भी रहा होगा। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप होता है, क्या बनाता है, आपको बताना है। ठीक है, बोथ ऑटोगैमी एंड जेंटोनोगैमी आर क्या है, प्रिवेंटेड इन पपाया होता है यहाँ पे, तो इसको आप लगा लीजिए टिक। किसको, पपाया पे टिक लगा लीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम बताना है दैट आर द विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कंडीशन। अच्छा, वो तो आपका वही डिग्रेड बाय द एनी एंजाइम, तो भी आपका हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और लास्ट वाला आंसर आपको के लिए छोड़ दे रहा हूँ। इन यूनिलोकुलर ओव्यूल ओवरी, ठीक है, विथ ए सिंगल ओव्यूल इन द प्लेसेंटेशन एज। आपको बताना होगा एक्सियल होगा, मार्जिनल होगा, बेसल होगा या फ्री सेंट्रल होगा। दो क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपको बताना है, 40 का आंसर आपको बताना है। ये दोनों आपके HW हैं। 4 क्वेश्चन हम छोड़ रखे थे जिसका आंसर नहीं लिखे थे, जिसमें से 2 का क्वेश्चन का आंसर तो हमने आपको बता दिया और 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, आंसर आपको बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो 36 से लेकर के और 35-36 क्वेश्चन के सही आंसर दे पाए होंगे, और जिनके इससे कम हो रहे हैं यानी जो 30 के नियर आउट आ रहे हैं उनका गुड अचीवमेंट माना जाएगा। लेकिन जो 30 से कम है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने पूरे चैप्टर को पढ़ें, इस PDF को पढ़ें और फिर PDF के पढ़ने के बाद फिर से चैप्टर को रिवीजन करें, जिससे उनके कम से कम 30 से ज़्यादा प्रश्न सही हों। इसी प्रकार से अगर आपको लगातार वीडियो चाहिए, आपको सभी वीडियो चाहिए सभी चैप्टर के, जो आपके 4-5 चैप्टर हैं, पांचों चैप्टर के, तो आप क्या काम करेंगे, 3 चैप्टर फर्स्ट यूनिट में है और 2 चैप्टर सेकंड यूनिट में, तो आपको कमेंट करना होगा कि टू बी कंटिन्यू। अगर आपके कमेंट सुबह तक अच्छे आते हैं तो आपको इसके वीडियोज मिल जाएंगे, अगर कमेंट नहीं आते हैं तो इसके वीडियोज आगे रोक दिए जाएंगे, जो कि आपकी अपनी डिजायर की इच्छा पे है। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।